नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में देखेंगे कि भारत से कैसे संस्कृति का प्रसार चीन में हुआ। तो वही टॉपिक है आपका, चीन में भारतीय संस्कृति का प्रसार। देखिए, पहले तो तीन नाम आपको याद करने पड़ेंगे और तीनों कभी भी पूछ सकता है। पहला नंबर है फाहियान, सेकंड नंबर पे हैंसोंग, थर्ड नंबर पे इसिंग। ये तीनों कौन है? ये तीनों चीनी यात्री हैं। क्या बोलेंगे? चीनी यात्री। चीनी यात्री जो भारत की यात्रा करते हैं। अब यहाँ पे फाहियान का टाइम पीरियड बोलेंगे 399 में फाहियान आया। हैंसोंग कब आया? तो बोलेंगे हैंसोंग आया 630 में। और इसिंग कब आया? तो बोलेंगे आप कि 675 में। कब की बात है? इसका तो वैसे भी अलग से वीडियो मिलेगा आपको, फाहियान, हैंसोंग और इसिंग का। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ समझ लीजिए। फाहियान कौन था? चीनी यात्री था, सबसे पहला चीन से भारत आने वाला फाहियान था। सेंट्रल एशिया होके आया था। किस रास्ते के जरिए आया था? तो सिल्क रूट उसका इसने अनुसरण किया। गोबी मरुस्थल, पानी पठार होते हुए अफगानिस्तान होके भारत के अंदर आया था फाहियान। और उस समय किसका शासन था? उस समय भारत में किसका शासन था? मतलब फाहियान कहाँ से आया? बोलेंगे फाहियान सेंट्रल एशिया होके अफगानिस्तान होके भारत के अंदर एंट्री किया था। जब फाहियान आया था 399 भारत में, उस समय भारत में गुप्त साम्राज्य हुआ करते थे। गुप्त साम्राज्य में किसका शासन था? बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया। पाटलिपुत्र होते हुए, तांवलिपि होते हुए, पुनः समुद्री मार्ग से जावा होते हुए चीन चला गया। इसके बाद हैंसोंग आया एक लंबे पीरियड के बाद 630 में। कब आया? बोलेंगे हैंसोंग के काल में, सॉरी, हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन कौन था? वर्धन वंश का शासक था। और बाद में इसिंग आया 675 में। और ये बोला जाता है समुद्री मार्ग से आया था इसिंग। इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, बस समुद्री मार्ग से आया था। इस भारत में 10 साल था। तो ऐसे करके यात्री आ रहे हैं, तो भारत से भी जा रहे होंगे। अगर चीन से भारत आ रहे हैं तो भारत से भी चीन जा रहे होंगे। भारत से चीन जाने वाले यात्रियों का भी एक बार और विद्वानों का नाम आपको बताना होगा। धर्मरक्षित, कश्यप मतंग और बौद्धि धर्मा। देखिए, कश्यप मतंग या धर्मरक्षित बोलेंगे दूसरी शताब्दी में थे। और बौद्धि धर्मा कब था? इनका टाइम पीरियड 6वीं शताब्दी। दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान थे बौद्धि धर्मा। ये कहाँ गए? ये गए हैं चीन। और चीन में भारत की संस्कृति का 50%। तो चीन और भारत के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है प्राचीन काल से ही था। प्राचीन काल से इन दोनों के बीच मजबूत संबंध थे। और जो सिल्क रास्ता था, सिल्क रास्ते के जरिए आपस में जुड़ा हुआ। पहला क्या कारण था? कैसे जुड़े? बोलेंगे सिल्क रास्ते से जुड़े। किससे, किस कारण से जुड़े थे? बोलेंगे ट्रेड के कारण, व्यापार। दोनों व्यापार कर रहे थे। और भारत में उस समय बहुत सारे विदेशी शासक का जो था साम्राज्य शासन हुआ करता था, साम्राज्य था भारत। और भारत के उत्तर पश्चिम के साथ सेंट्रल एशिया में कुषाण, शक, पार्थियन, सिथियन, ये सब जो नाम सुनते हैं आप, उन्हीं के शासनकाल में ट्रेड चल रहा था। उन्हीं के जरिए कांटेक्ट हुआ चीन का भारत के साथ। और भारत भी ट्रेड करने लगा, तो भारत से मसाला वसाला से सामान जाने लगे। तो सिल्क रास्ते में प्रवेश किए, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। कौन? बोलेंगे चीन और भारत एक दूसरे के संपर्क में आए। फिर लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ। अर्थात इसी सिल्क मार्ग से व्यापार के बाद जो धर्म है, संस्कृति का प्रसार हुआ। और चीन में बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ था। तो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ये दिखाना है कितना प्रसार प्रभाव हुआ। कि एक टाइम ऐसा था कि चीन में बेगई वंश था। बेगई वंश ने वहां पे, देखिए पहले तो चीन है वंश, समझिए चीनी वंश। हान वंश है, वेइंग वंश।
तो इस वंश ने क्या किया, वही वंश ने वहां पे चीन में बौद्ध धर्म क्या किया, राज का धर्म, मैं बोलूं राज का धर्म, बौद्ध धर्म घोषित कर दिया। इतना बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ वहां पे, इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि पूरा चीन की धर्म ही घोषित कर दिया गया बौद्ध धर्म। तो पता चलता है कि कितना प्रभावशाली था बौद्ध और इनकी संस्कृति कल्चर। क्या सिर्फ वह धार्मिक रूप से ही आते थे कि किसी अन्य कारण से भी भारत में यात्रा करते थे? तो बोलेंगे उनका उद्देश्य क्या होता था। जो चीनी यात्री थे, बोलेंगे व्यापार के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, बौद्ध पांडुलिपि प्राप्त करना हो, इनके लिए आते थे। ज्ञान में क्या था, उस समय भारत में प्राचीन यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो चीनी थे वो भारत में भी आते थे। जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन करा लिया और वहाँ पे जो आवास विद्यालय हुआ करते थे तो रहते थे, वास कर रहे हैं। या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, बौद्ध संस्कृति धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे वास करने लगे, लंबा समय तक भारत में रहते थे। दूसरा था कि चीनी ट्रेडर से दक्षिण भारत में आते थे, वास करते थे संगम काल में, सातवाहन काल में। एक चीनी मुद्रा प्राप्त हुई है मैसूर से चीनी मुद्रा। कब का टाइम पीरियड है, बोलेंगे 137 बीसी का टाइम पीरियड, अर्थात ईसा से पहले का उस सिक्के में टाइम पीरियड का उल्लेख किया गया है। तो मैसूर में भी चीनी सिक्के मिल रहे हैं। इसका मतलब था जो ट्रेडर थे चीनी, ये भी रह रहे थे। और साथ साथ में बौद्ध पांडुलिपियों को प्राप्त करने के लिए फाहियान आया, बाद में हैंसोंग आए। अब क्या था, जब बौद्ध पांडुलिपि को प्राप्त कर रहे हैं, ग्रंथ को प्राप्त कर रहे हैं, ये सारे संस्कृत में थे, इनका चीनी भाषा में ट्रांसलेट हुआ। भारत में एक विद्वान थे कुमार जी, इनका नाम आता है। तो कुमार जी, इन्होंने भी क्या किया था, ये बहुत प्रखंड विद्वान थे वैदिक साहित्य ग्रंथों के। तो इन्होंने चीनी भाषा का स्टडी किया और चीन की बहुत सारी किताब का ट्रांसलेट संस्कृत में किया। तो चीन के जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया, संस्कृत की किताब को चीनी भाषा में ट्रांसलेट किया। तो लगातार ट्रांसलेशन होते रहे, अनुवाद, बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जारी रही और इन सब में बढ़ावा देने का काम क्या किया, बोलेंगे सिल्क रोड। सिल्क रोड को अहम रूप से डालना है आपको। तो पहले सिल्क रोड आप पढ़ेंगे, इसके बाद ही आपको फिर चीन में दिखाना होगा कि बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार हुआ। अब कुछ टेम्पल का नाम आपको काउंट कराना है कि किस तरीके से बौद्ध संस्कृति का प्रचार हुआ, क्या प्रभाव पड़े। तो प्रभाव में आपको दिखाना है प्रभाव। जिस तरीके से भारत में चैत्य बन रहे थे, चीन में भी चैत्य बने, बोलेंगे विहार बनी, स्तूप बने, मूर्तियां बनी। ऐसा नहीं था सिर्फ भारत में ही बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य, विहार, स्तूप ये बन रहे हैं, वहां भी बन रहे हैं, चीन में ये सब बन रहे हैं। बड़े बड़े पत्थरों को काट के बन रहे हैं, पत्थरों को काट कर बन रहे हैं। फिर क्या है, बोलना है गुफा विहार बन रहे हैं, गुहा विहार बन रहे हैं। भारत से जो बौद्धि धर्म है, ये एक संत हैं, विद्वान भी हैं, बौद्धि, ऐसे लिखेंगे बौद्धि धर्मा। बोला जाता है बौद्धि धर्मा, उन्होंने शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। शाओलिन एक शब्द है मार्शल आर्ट्स के लिए। तो मार्शल आर्ट्स अर्थात सिंपल भाषा में समझिए कराटे, कुंफू। तो मार्शल आर्ट्स की स्थापना किया बौद्धि धर्मा थे, भारत के दक्षिण भारत के संत थे, कांचीपुरम के थे। तो कांचीपुरम से गए चीन, 6वीं या 5वीं शताब्दी की बात है। शाओलिन टेम्पल की स्थापना की चाइना में, जो मार्शल आर्ट से संबंधित है। क्या सिखा रहे हैं चाइनीज को, तो बोलेंगे ध्यान, योगा। तो बौद्ध
स्थापत्य है वो तो है ही है, साथ साथ में ध्यान और योगा ये भी चीनियों को किससे मिला, तो बोलेंगे भारत से मिला। इंडिया से ध्यान और योगा चाइना को मिला। और ये सब जो दिख रहा है आपको कि पत्थरों को काट कर गुहा विहार बनाए गए, मूर्तियों का निर्माण किया गया, सुंदर नक्काशी की गई, एक नॉर्मल था, आज भी चीन में लगातार जारी है। कुछ का नाम आपको काउंट कराना है। और सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पे पड़ा, तो बोलेंगे हेनान और जिंगजियांग प्रांत पे बना। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे अधिक प्रभाव जो भारतीय संस्कृति का था वो चीन के किस प्रांत में, बोलेंगे जिंगजियांग, कुछ का नाम याद कर लीजिए, जिंगजियांग और हेनान में पड़ा। हेनान कहाँ है, सेंट्रल चाइना में है। केंद्र चाइना में देखेंगे एलो नदी के किनारे है, सेंट्रल चीन में। और जिंगजियांग है पश्चिम चीन में। पश्चिम चीन क्या था, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होता था जिंगजियांग। तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने के कारण सेंट्रल एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, उसका प्रसार प्रभाव पड़ा। और इस साइड में जो हेनान था सेंट्रल चाइना में। अब यहाँ पे कुछ बौद्ध मंदिर टेम्पलों का नाम याद कर लेंगे, एक आध दो फैक्ट में आपको डालना होगा। जैसे चीन में बोलेंगे हेनान में, सेंट्रल चाइना में एलो नदी के किनारे है स्प्रिंग टेम्पल, स्प्रिंग टेम्पल है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बोलेंगे स्प्रिंग मंदिर। सेकंड बोलेंगे फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे व्हाइट हॉर्स टेम्पल, सफेद घोड़ा मंदिर। ये दोनों हेनान प्रांत में है। बीजिंग में आपको मिलेगा, बीजिंग चाइना की राजधानी है, इन दोनों से हट के है। तो बीजिंग में आपको मिलेगा 5 पेगोड़ा। पेगोड़ा क्या है, बौद्ध धर्म का एक मंदिर होता है पेगोड़ा। तो 5 पेगोड़ा टेम्पल ये मिलेंगे बीजिंग में, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक सिकियांग में मिलेगा लेशान जायंट, बुद्ध की प्रतिमा। सारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए स्प्रिंग टेम्पल में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग टेम्पल में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। जो बामियान हुआ करती थी बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति अफगानिस्तान में, जिसको तालिबान ने गिरा दिया, एक नाम आता है बामियान अफगानिस्तान में। यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति थी, तालिबानी शासन ने बुद्ध प्रतिमा को गिरा दिया बामियान अफगानिस्तान में। रिजल्ट है स्प्रिंग टेम्पल में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण चीन कर रहा है हेनान प्रांत में। व्हाइट हॉर्स टेम्पल सबसे पहला मंदिर बना था वहाँ पे, ऑलमोस्ट फर्स्ट शताब्दी है, पहली शताब्दी में बोलेंगे चीन में बुद्ध की जो मूर्ति बनी, बुद्ध मंदिर बना, मूर्ति बनी, सबसे पहले यही था, व्हाइट हॉर्स टेम्पल में बना। तो ये है। बाकी जिंगजियांग क्या है, आपका पश्चिम चाइना से गुजरता है, सेंट्रल चीन। ये क्या है, रेशम मार्ग से जुड़ा है, तो हेनान प्रांत भी रेशम मार्ग से जुड़ा है। बौद्ध धर्मा भी हेनान प्रांत गए थे, शाओलिन टेम्पल की स्थापना किया था ध्यान आसन सिखाने के लिए, मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। बस यही है, कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा फैक्ट डालना है आपको। बने रहिए टुडो ऐसे में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।